साल 1912। दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही थी। इलेक्ट्रिसिटी अब घरों तक पहुंच चुकी थी और रेलवेज ने सफ़र को आसान बना दिया था। इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और यूरोप के काफ़ी लोग नए सपनों के साथ अमेरिका माइग्रेट कर रहे थे। कुछ नए करियर के लिए, कुछ अपनी फैमिली से मिलने के लिए और कई लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। अटलांटिक ओशन का सफ़र उस वक्त कंप्लीट करना एक स्टेटस सिंबल बन चुका था और इसी दौर में एक ऐसी शिप बनी जिसे दुनिया ने एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की, जिसका पूरा नाम RMS यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक कहा जाता है। इस शिप को बनाया गया था ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए। इस कंपनी ने सोचा कि एक ऐसी लग्जरी पैसेंजर शिप बनाई जाए जो हर कंपटीशन को पीछे छोड़ दे। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि लगभग 15,000 वर्कर्स दिन रात इसकी असेंबली और डिज़ाइन पर काम करते रहे और तकरीबन 2 साल 2 महीने बाद दुनिया के सामने एक फ्लोटिंग महल खड़ा था। एक शिप जो साइज, लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन था और मीडिया ने तो इसे कभी ना डूबने वाली शिप कहकर दुनिया को इम्प्रेस कर दिया और लोगों ने यह सुनकर यकीन भी कर लिया कि टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं, फ्यूचर का सिंबल है। टाइटैनिक का साइज उस वक्त किसी भी पैसेंजर शिप से बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसकी लेंथ 882 फीट थी, मतलब लगभग 3 फुटबॉल ग्राउंड जितनी, और उसकी हाइट 175 फीट थी, यानी एक 11 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर, और उसका वजन अप्रॉक्स 46,000 टन से भी ज़्यादा था। यह शिप 4 मैसिव चिमनीज के थ्रू ऑपरेट होती थी, जिनमें से 3 एक्चुअल फंक्शन करते थे और एक सिर्फ शो ऑफ के लिए बनाया गया था ताकि शिप और ग्रैंड दिखे। शिप के अंदर लग्जरी का लेवल उस वक्त किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, एलिवेटर सिस्टम, सब कुछ लग्जरी था। और सबसे आइकॉनिक ग्रैंड स्टारकेज जो महल जैसा बनाया गया था। सेकेंड क्लास में भी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी थी कि वो किसी भी दूसरी शिप के फर्स्ट क्लास जितना कंफर्ट देती थी। और थर्ड क्लास यानी स्टीरेज उन लोगों के लिए थी जो यूरोप छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक का पहला सफ़र, जो उसका आखिरी सफ़र भी बना, 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथैम्प्टन से शुरू हुआ। वहाँ से शिप फ्रांस के चेरबोर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन पोर्ट पर रुका ताकि वहाँ से कुछ और पैसेंजर भी सवार हो सके। टाइटैनिक का फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी था और इस हिस्ट्रिक सफ़र में टाइटैनिक पर कुल 2,224 लोग मौजूद थे, जिसमें रिचेस्ट बिजनेसमैन से लेकर फेमस सेलिब्रिटीज़, माइग्रेट वर्कर्स, क्रू मेंबर्स और कई फैमिली और बच्चे शामिल थे जिनके सपने टाइटैनिक से जुड़े हुए थे। सफ़र की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और सब लोग खुश थे। लोगों को भरोसा था कि वो दुनिया की सेफेस्ट शिप में सफ़र कर रहे हैं। टाइटैनिक शिप को इस तरह डिज़ाइन किया गया था, उसमें 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बने हुए थे। अगर एक या दो कंपार्टमेंट किसी वजह से डैमेज भी हो जाएं, तो फिर भी शिप फ्लोट करती रहे। इसी वजह से टाइटैनिक को कॉन्फिडेंटली अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाली शिप कहा गया था। लेकिन टाइटैनिक का यह घमंड समंदर के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और 14 अप्रैल 1912 की रात सब कुछ बदल गया। मौसम शांत था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और आसपास कुछ ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन शिप अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पे थी। टाइटैनिक ने उस रात ऑलरेडी कई आइसबर्ग वार्निंग्स रिसीव किए थे। वायरलेस ऑपरेटर्स ने बार बार मैसेज भेजे, लेकिन उन वार्निंग को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर उन्हें वक्त पर समझ नहीं आया। और रात 11:40 पर लुक आउट पोस्ट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट ने जैसे ही आइसबर्ग देखा, तुरंत वार्निंग बेल बजाई और कंट्रोल रूम को इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। शिप के ऑफिसर्स ने फौरन एक्शन लिया। इंजन को रिवर्स किया गया और स्टीयरिंग को पूरी तरह मोड़ दिया गया ताकि टकराव रोका जा सके। लेकिन टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और आइसबर्ग की डिस्टेंस बहुत कम, इसीलिए सब कुछ करने के बावजूद भी टकराव से नहीं बचा जा सका। टकराव चाहे धीरे था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट के बल्कहेड को फाड़ दिया और वो एक के बाद एक पानी से भरते चले गए और सिर्फ कुछ ही मिनट में 14 फीट पर मिनट की स्पीड से ठंडा समुद्र का पानी टाइटैनिक के अंदर घुसने लगा। एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो चुका था, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। टाइटैनिक के डिज़ाइन के मुताबिक पानी अगर 4 कंपार्टमेंट तक ही महदूद रहता तो शिप डूबने से बच सकती थी, लेकिन पानी 6 कंपार्टमेंट तक घुस गया था और टाइटैनिक का डूबना तय था। सिर्फ वक्त का इंतज़ार था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने, जिनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने तुरंत एवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया। लेकिन टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी,
जिनके अंदर सिर्फ आधे से भी कम लोग बचाए जा सकते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम के सेफ्टी रूल्स पुराने थे और कंपनी ने जहाज़ का डिज़ाइन साफ सुथरा दिखाने के लिए ज़्यादा लाइफ बोट नहीं रखी थी। अब सभी लोग पैनिक होने लगे। फिर रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट पॉलिसी अप्लाई की गई। लेकिन फर्स्ट क्लास के लोग ऊपर थे, उनके पास लाइफ बोट तक पहुंचना आसान था। थर्ड क्लास के लोग नीचे ही फंसे रहे। कई कॉरिडोर्स बंद हो गए और कई लोगों को तो रास्ता ही नहीं मिल सका। कुछ लोगों ने तो इवैक्यूएशन को ही सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकता। लेकिन 1 घंटे के अंदर उन्होंने समंदर का एक खौफनाक मंजर देखा। 15 अप्रैल सुबह लगभग 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह अटलांटिक ओशन के अंदर डूब चुका था। ठंडे पानी में लोग लाइफ जैकेट के साथ भी सिर्फ कुछ ही मिनट तक सर्वाइव कर पाए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और ठंड ने कुछ ही मिनट में लोगों के हाथ पैर सून कर दिए और हाइपोथर्मिया की वजह से ज़्यादा लोग जिंदा नहीं बच सके। जो लाइफ बोट में बैठे हुए थे उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा। डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज़, मदद के लिए चिल्लाते हुए लोग, और वो कुछ भी नहीं कर सके। सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच सके और लगभग 1500 लोग मर गए। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक एग्जाम्पल था कि इंसानी और कॉन्फिडेंस कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। एक शिप जिसे दुनिया ने कभी नहीं डूबने वाली शिप कहा था, वह शिप सिर्फ एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गई। इस डिसास्टर के बाद दुनिया के मैरीटाइम लॉज कम्प्लीटली बदल गए और हर शिप में अब जितने लोग होंगे उतने लाइफ बोट मैंडेटरी हो गए। 24x7 वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन मैंडेटरी बना। नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग पोर्टल्स लॉन्च की गई और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए गए। फिर बाद में 1985 में टाइटैनिक का मलबा फाइनली ढूंढ लिया गया, जो समंदर के नीचे 12,500 फीट की गहराई में था, और आज भी वो वहाँ एक साइलेंट यादगार के रूप में पड़ा है, एक ऐसा मोमेंट बनकर जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इस कहानी में सिर्फ एक डूबती हुई शिप नहीं, बल्कि डूबता हुआ इंसानी ईगो, ब्लाइंड ट्रस्ट और कुदरत के खिलाफ जाने का अंजाम है। हो सकता है इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो नेचर के सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।